हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लाइफोलॉजी। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज इकोसिस्टम। अगेन वन ऑफ द वेरी इजी चैप्टर, जहाँ से आप नीट में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब स्कोर क्यों कर पाओगे? चैप्टर समझने में बहुत इजी है। आप जस्ट एक बार पूरा वीडियो देख लोगे, सुन लोगे, एनसीईआरटी की लाइन समझ लोगे, सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड सेकेंड थिंग ये है कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन का मतलब है आपका 8 to 12 मार्क्स। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि लास्ट ईयर, दैट इज इन 2022 एंड 2021, इकोसिस्टम इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए हुए। इट मीन्स 16 मार्क्स फ्रॉम जस्ट वन चैप्टर, एंड दैट टू वेरी इजी। तो अब आपको लास्ट तक ये चैप्टर सुनना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि साइमल्टेनियसली हम वो सारे लाइंस को भी डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी हमको वो पॉइंट्स भी क्लियर करना है जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक्चुअली ये थोड़ा सा आपका एनसीईआरटी बियॉन्ड एनसीईआरटी पॉइंट है, बट क्योंकि 2016 का क्वेश्चन है, उस टाइम पे थोड़ा सा सिलेबस अलग हुआ करता था। इकोसिस्टम और थोड़ा एलाबोरेट फॉर्म में आप पढ़ते थे। तो यहाँ पर आपको 2016 का एक क्वेश्चन है, इसलिए पॉइंट बताना ज़रूरी है कि टर्म इकोसिस्टम दिस वाज कॉइन्ड बाय टैंसले। बस आप नाम याद रख लो, सफिशिएंट है। टैंसले ने ये इकोसिस्टम टर्म कॉइन किया था। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम। इस चैप्टर में है क्या बेटा? चैप्टर एक्चुअली यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको दिया गया है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बट यहाँ हम इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आ जाती है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। और ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन मिलके एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। बट इस चैप्टर में हम इकोसिस्टम के फंक्शनिंग को डिटेल में समझने वाले हैं। और इन फंक्शनिंग्स को समझने के लिए हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल सक्सीशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो सारे ही बहुत ईजी पॉइंट है, जस्ट आपको ध्यान देना है सारी लाइंस पर क्या यहाँ पर बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इसको बोला गया है कि इकोसिस्टम एक नेचर का फंक्शनल यूनिट होता है नेचर में, वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब आप यहाँ बोल रहे हो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड फिजिकल एनवायरनमेंट का मीनिंग यहाँ पर लिया गया है अबायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम स्मॉल पॉन्ड टू लार्ज फॉरेस्ट और सी। तो बहुत सारे इकोसिस्टम के टाइप हो सकते हैं, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो आपको एग्जाम्पल दिया है, एक पॉन्ड भी इकोसिस्टम हो सकता है, एक फॉरेस्ट भी हो सकता है, एक सी भी हो सकता है, इवन एक प्लांट को भी आप एक एज इकोसिस्टम कंसिडर कर सकते हो। So, many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem, और हम हमारे पूरे के पूरे बायोस्फीयर को, अर्थ को ग्लोबल इकोसिस्टम की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं, एज अ कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। तो ये क्या इंक्लूड करेगा? ये सारे के सारे लोकल इकोसिस्टम्स को इंक्लूड करेगा। Global ecosystem. Since this system is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide it into two basic categories. तो हमने क्या किया, एट ए टाइम इतना बड़ा ग्लोबल इकोसिस्टम समझना मुश्किल है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल कंडीशन। एक हमने बोला है कि टेरेस्ट्रियल हो गया है, दूसरा एक्वेटिक। मतलब आप बोल सकते हो इकोसिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है टेरेस्ट्रियल, मतलब जहाँ भी लैंड्स है, जमीन है, इस सारे को हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और जहां हम पानी में बात कर रहे हैं बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट और उनके फंक्शनिंग की, दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जैसे कि आपको यहाँ एग्जांपल दिए गए हैं फॉर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, एंड ऑल दीज आर नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और आप एक्वेटिक में पढ़ते हो पॉन्ड है, लेक है, वेटलैंड्स है, रिवर है, इस्च्यूरी है। इस्च्यूरी क्या होती है बेटा? इस्च्यूरी वो जगह है जहाँ पर रिवर किसी सी में जाके मिल रही है, तो जहाँ पर आपका रिवर का पानी और सी का पानी मिक्स होता है, उस जगह को बोला जाता है इस्च्यूरी, एंड उस पानी को बोला जाता है ब्रैकिश वाटर। सो दिज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये तो नेचुरल की बात हो गई है, लेकिन हमारे पास मैन मेड इकोसिस्टम भी है, लाइक क्रॉप फील्ड्स एंड एक्वेरियम। दिस आर द मैन मेड इकोसिस्टम। क्रॉप फील्ड एग्जाम्पल है अगेन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, एंड एक्वेरियम एग्जाम्पल है आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम का।
वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर। तो यहाँ बोला गया है कि पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करते हैं इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट इकोसिस्टम, इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट। ये इनपुट यानी कि प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। इकोसिस्टम जो इनपुट दे रहा है, मतलब इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स है वो जो कुछ भी प्रोडक्टिविटी है उनकी, दैट विल बी द इनपुट फॉर दैट इकोसिस्टम। देन उस इनपुट से हमको एनर्जी मिलेगी एंड देन एनर्जी का ट्रांसफर भी होगा। तो ट्रांसफर किस फॉर्म में होगा? फूड चेन के फॉर्म में होगा, वेट के फॉर्म में होगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के फॉर्म में होगा। एंड देन आपको लास्ट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है आउटपुट, मतलब ये जो इनपुट हुआ है जब वो मटेरियल डिग्रेड किया जाएगा, डिकम्पोज किया जाएगा, तो उसमें से एनर्जी लॉस होगा, तो दैट विल बी आउटपुट ऑफ एन इकोसिस्टम। सो वी विल ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप। अब यहाँ पे हमको कुछ साइकिल्स की भी बात करनी है, क्योंकि इकोसिस्टम ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड करती है, साइक्लिक मैनर में वो घूमती रहती है। तो ये साइकिल्स की भी बात करेंगे, चेन्स की बात करेंगे, वेव्स की बात करेंगे, दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी फ्लोज। तो ये जब एनर्जी फ्लो हो रही है तो उसके रिजल्ट में हमको अलग अलग साइकिल्स देखने को मिल रही हैं, कुछ फूड चेन्स देखने को मिल रहे हैं, फूड वेव्स देखने को मिल रहे हैं। तो दोज वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस चैप्टर एंड उनका इंटर रिलेशनशिप भी। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको यहाँ पर बोला गया है। अब एक जनरल सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इट वॉज PYQ ऑफ 2017, जहाँ पे आपको पूछा गया था कि कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें मैक्सिमम बायोमास होता है, इकोसिस्टम विथ मैक्सिमम बायोमास, एंड उसका आंसर है आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अगर लैंड पॉन्ड, आपको ग्रास लैंड, पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम अगर ऐसा बोला, एंड एक ऑप्शन आपका आ जाता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो वहाँ पर आपका मैक्सिमम जो बायोमास वाला इकोसिस्टम है दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। देन और एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उस टाइम पे सिलेबस थोड़ा सा अलग था, बट जस्ट एज दोज आर द PYQs हम इनको लेते हुए चलेंगे। आपको एक 2016 का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2016 में क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो आपका डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट है, यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, जो सी के बेड में हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, तो अगर हम इसको एज ए इकोसिस्टम कंसिडर करते हैं तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? तो यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आपके होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। ये आपको याद रखना है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्योंकि ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हमको एक आइडिया तो मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेन जब आप पूरा चैप्टर देखोगे यू विल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे जाते हैं, यहाँ से कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड घुमा के एप्लीकेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। सो इन चैप्टर 13 यू हैव लुक्ड एट द वेरियस कंपोनेंट्स। चैप्टर 13 में हमने कंपोनेंट्स की बात की है ऑफ द एनवायरनमेंट, जिसमें आ जाते हैं एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में यहाँ पे हमने बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट डिटेल में देखे हैं। यू स्टडीड हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टेड ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग। तो ये एक दूसरे पे ही इफेक्ट नहीं करते हैं, वो अपनी सराउंडिंग पे भी इफेक्ट करते हैं। लेट अस लुक एट दिस कंपोनेंट्स इन मेजर इंटीग्रेटेड मैनर एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी। अब हमको इन्हीं कंपोनेंट्स को देखना है, बट कौन से रिस्पेक्ट में देखना है कि यहाँ पे एनर्जी फ्लो कैसे होता है विद इन these components of the ecosystem. So interaction of biotic abiotic components result in a physical structure. ये interaction से क्या होता है, हमको एक physical structure मिल रहा है, और उस physical structure को ही हम बोलते हैं इकोसिस्टम। या आप बोल सकते हो ये कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी इकोसिस्टम की, जो आपको फिजिकल स्ट्रक्चर मिल रहा है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। देन आइडेंटिफिकेशन and enumeration of plant and animal species of ecosystem gives a species composition। यहाँ से अभी तक क्वेश्चन आया तो है नहीं, बट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक स्पीशीज कंपोजिशन किसी भी इकोसिस्टम का हम कैसे पता कर सकते हैं। तो हमको दो चीज़ें करनी है, आइडेंटिफिकेशन करना है, एन्यूमरेशन करना है सारी की सारी स्पीशीज़ का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ईजी है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है, ये टर्म है स्ट्रैटिफिकेशन। एंड स्ट्रैटिफिकेशन का आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है इन 2017। इट इज़ ऑफ 17 का क्वेश्चन है, जहाँ पे पूछा गया था कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है स्पीशीज का तो उसको क्या बोला जाता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, आप किसी भी इकोसिस्टम में बात करें, फॉर एग्जांपल ये एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो फॉरेस्ट में आपको दिखेगा कुछ प्लांट्स बहुत ज़्यादा हाइट पे प्रेजेंट है, ठीक है। देन दूसरे प्लांट्स का आपको टाइप मिल रहा है उससे थोड़े कम हाइट पे प्रेजेंट है।
देन आपको तीसरा और एक वहाँ पर प्रोड्यूसर मिल रहे हैं जो लोअर एकदम बीच नीचे में मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया है, देखिए ये एक स्ट्रैटा बन गया, ये दूसरा स्ट्रैटा, ये तीसरा स्ट्रैटा, मतलब ये हो गए हैं लेवल्स। तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन। बड़ा इजी टर्म है और यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसलिए याद रखिए। सो फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रैटा ऑफ द लेयर ऑफ फॉरेस्ट। आपको सबसे हाई जो स्ट्रैटा मिल रहा है दैट इज फॉर ट्रीज। देन नेक्स्ट मिल रहा है आपको फॉर श्रब्स। देन सबसे नीचे में आपको मिल रहा है ग्रासेस दैट इज ऑक्यूपाइंग बॉटम लेयर्स। ओके, सो ये स्ट्रक्चर की बात हो रही है। स्ट्रैटिफिकेशन जो है हम यहाँ पर स्ट्रक्चर से रिलेटेड टर्म है। Then the components of the ecosystem are seen to function as a unit when you consider the following aspects. अब हमको फंक्शन समझने के लिए आप पूरे इकोसिस्टम का जो फंक्शन है एज अ यूनिट अगर आपको समझना है तो यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस एस्पेक्ट्स जो आपको यहाँ पर बताया गया है। विद दिस एस्पेक्ट ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। तो पहला एस्पेक्ट बोला गया है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को हम ले सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम का इनपुट, जो वहाँ प्रोड्यूसर्स फिक्सेशन करके, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके जो कुछ भी बना रहा है ऑर्गेनिक मैटर, दैट ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड इनपुट और प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम से ये जो बना हुआ ऑर्गेनिक मैटर है इसको डिकम्पोज करके अगर एनर्जी को रिलीज कर दिया गया तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अब जब ये प्रोडक्टिविटी से डिकम्पोजिशन तक जो जाने की प्रोसेस है, जब एनर्जी हर एक लेवल में जा रही है, हर एक ट्रॉफिक लेवल को क्रॉस कर रही है, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी फ्लो। और जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स की भी साइक्लिंग होती है, ये भी हमको एस्पेक्ट देखना है। तो दिस आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हमारे इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करेंगे। सो टू अंडरस्टैंड इथॉस, इथॉस का मीनिंग होता है बेटा कम्युनिटी। कम्युनिटी या आप इसको ले सकते हो ईरा। हमको यहाँ पर बोला गया है टू अंडरस्टैंड इथॉस ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम की अगर कम्युनिटी समझना है तो उसका मतलब है कम्युनिटी। लेट अस टेक अ स्मॉल पॉन्ड एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम की बात हो रही है क्योंकि इकोसिस्टम में आप जब विद एग्जाम्पल लेके चीज़ें एक्सप्लेन करते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी। सो दिस इज फेयरली अ सेल्फ सस्टेनेबल। सेल्फ सस्टेनेबल मतलब ये खुद पे ही डिपेंड है, किसी और पे डिपेंड है नहीं। rather simple example that explain even the complex interactions that exist in aquatic ecosystem। और हम ये सिंपल से एग्जाम्पल से कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन भी समझने वाले हैं। चलिए देखते क्या है। अ पॉन्ड इज शैलो वाटर बॉडी। हम सबको पता है पॉन्ड क्या होता है, एक शैलो वाटर बॉडी होती है इन विच ऑल द अबव मेंशन 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर वेल एग्जिबिटेड। तो आप एक पॉन्ड इकोसिस्टम को लेकर आप ये सारे कंपोनेंट एक्सप्लेन कर सकते हो, उसकी प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एज वेल एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। दी अबायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर। क्या होता है यहाँ पर अबायोटिक कंपोनेंट, पहला अबायोटिक कंपोनेंट बोला गया है वाटर विथ ऑल द डिजॉल्व इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहेंगे पानी के अंदर। देन द रिच सॉइल डिपॉजिट जिसको हम सेडिमेंट बोलते हैं। हम ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। दूसरा कंपोनेंट आपको बोला गया सॉइल जो कि सेडिमेंट में है, बॉटम में प्रेजेंट है। तीसरा आपको बोला गया द सोलार इनपुट, ये भी अबायोटिक कंपोनेंट है। द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, देन डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन। तो आपको यहाँ बोला गया है कि दिस अबायोटिक कंपोनेंट्स दे आर रेगुलेटिंग। अगेन ये टॉपिक हम ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में डिटेल पढ़ चुके हैं कि हाउ दिस अबायोटिक कंपोनेंट्स दे आर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एनी इकोसिस्टम। सो द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स इंक्लूड, और अब आ जाते हैं बायोटिक पे। यहाँ तक बात हुई अबायोटिक की, इसके आगे है बायोटिक। बायोटिक में सबसे पहले हैं ऑटोट्रॉफिक जो कि आपके प्रोड्यूसर्स रहेंगे, जिसमें आ जाएगा फाइटोप्लैंक्टन, सम algae एंड फ्लोटिंग सबमर्ज एंड मार्जिनल प्लांट्स। ये सारे के सारे हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। देन आपको कंज्यूमर्स में आ रहे हैं, द कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जू प्लैंक्टन जो कि प्राइमरी कंज्यूमर रहेंगे। देन फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स ये भी रहेंगे यहाँ पर। एंड आपको लास्ट में बोला गया है डिकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स हो गया, देन हमारे कंज्यूमर्स हो गए हैं, एंड डिकम्पोजर्स में कौन कौन आ जाता है, फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स स्पेशली अबेंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। तो डिकम्पोजर्स आपको कहाँ मिलेंगे ये बोला गया है, इनकी जगह लोकेशन भी बता दी गई है कि ये होते हैं बॉटम ऑफ द पॉन्ड में।
This system performs all the functions of an ecosystem and of the biosphere as a whole. That is, अब ये क्या क्या functions perform कर रहे हैं, आपको बोला गया कि सारे functions करते हैं. कौन कौन से functions है? Conversion of inorganic into organic, जो कि producer का काम है, with the help of radiant energy of the sun, that is by the autotrophism. Then consumption of the autotrophs by heterotrophs. सेकेंड जो हमारा लेवल है ट्रॉफिक लेवल, ये यहाँ ये भी देखने को मिलेगा. थर्ड फंक्शन क्या है यहाँ पर दिया गया है? डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन. जो चीज़ें बन गई है ऑर्गेनिक मैटर बायोमास, अब उसको डिकम्पोज करना है, डिग्रेड करना है, उसमें से मिनरल्स को सेपरेट करना है, दैट इज मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रॉफ्स. मतलब आप बोल सकते हो न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग भी हो रही है. दिस इवेंट्स आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन. सो यहाँ जितने भी हमने एस्पेक्ट्स की बात की है जो फंक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स यहाँ बता दिए गए हैं इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम. देयर इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी. दिस इज इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है. एनर्जी का मूवमेंट हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है टूवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल and its dissipation and loss as heat to the environment. तो जब भी एनर्जी किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में मूव करती है, तो हर बारी एनर्जी का लॉस्ट इज मस्ट. हर ट्रॉफिक लेवल पर लॉस होता है. ऐसे बोला जाता है कि एनर्जी ट्रांसफर लॉ हम जो पढ़ते हैं, तो हर एक ट्रॉफिक लेवल में 90% एनर्जी का लॉस होता है और सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाती है. तो एनर्जी एक ऐसी है जो वापस नहीं आ रही है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो दिखाएगी, क्योंकि हमारे पास एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, एक सेलेस्टियल बॉडी है, दैट इज सन. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एस्पेक्ट दैट इज प्रोडक्टिविटी, या आप बोल सकते हो इनपुट. A constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain. तो आपको बोला गया किसी भी इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए सोलार एनर्जी यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट है. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है, पहला वाला लाइन आपको एक्सप्लेन करते हैं. एंड ये लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है. और जो आपको ये दिया गया है प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में, तो प्राइमरी प्रोडक्शन जो दिया गया है ये 2022 का क्वेश्चन है. नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है. प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली एज इट इज डेफिनेशन उठाकर पूछ लिया गया था एंड ऑप्शन में आपको प्राइमरी प्रोडक्शन दिया गया था. प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ, क्वेश्चन यही था, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर. किसी भी इकोसिस्टम में जो बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन. जो बायोमास बना है उसको बोलेंगे प्रोडक्शन. और ये जो बायोमास बनने का जो रेट है प्राइमरी प्रोडक्शन का, उसको बोला जाता है प्रोडक्टिविटी. अब इस बायोमास को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, हमको यहाँ पर दो यूनिट लिए गए हैं. अगर आप बायोमास को वेट में कंसीडर कर रहे हैं तो इट कैन बी एक्सप्रेस एज ग्राम पर मीटर स्क्वायर, या आप एनर्जी में भी एक्सप्रेस कर सकते हो किसी भी इकोसिस्टम का बायोमास, दैट विल बी इन किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. मतलब एरिया कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है, कितने एरिया में हुआ है. सो द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिविटी. एंड हम प्रोडक्टिविटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? टू एक्सप्रेस द प्रोडक्टिविटी, देखिए बेटा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है बट आ सकता है आपको. प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि ये रेट है तो ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा, तो पर ईयर भी दिया गया है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. तो जब हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं एज इट इज रेट, आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बता रहे हो, और जब प्रोडक्शन की बात कर रहे हो ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं, सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू एरिया बता रहे हैं. तो ये बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. okay, so to compare the productivity of different ecosystem, it can be divided into gross primary productivity. अब किसी भी सिस्टम की प्रोडक्टिविटी दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं. दो टाइप्स होते हैं एक्चुअली प्रोडक्टिविटी के. एक होती है जीपीपी, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरी होती है एनपीपी, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो टाइप आपको बताए गए. ग्रॉस प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि कितना बायोमास वो प्लांट बना रहा है, कितना CO2 फिक्स करके ऑर्गेनिक बायोमास यहाँ पर बन रहा है या ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है. बट क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो भी तो कुछ एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं. अब वो जो एनर्जी यूटिलाइज कर लेंगे, उस एनर्जी को अगर हम माइनस कर दे तो जो बच जाता है दैट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. मतलब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए जो अवेलेबल रहेगी वो रहेगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज NPP.
प्लांट ने पूरा जो बनाया है दैट विल बी जीपीपी, और इसमें से जो माइनस किया जा रहा है, जो प्लांट यूज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन लॉस एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। उसको बोला जाता है रेस्पिरेशन लॉस। सी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो रेट है प्रोडक्शन का उसको बोला जाएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन। फिर कुछ अमाउंट यूज कर रहे हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एंड उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन लॉस। अब इस रेस्पिरेशन लॉस पे भी बेटा क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2020 का क्वेश्चन है। आपको स्टेटमेंट ये इक्वेशन दिया गया था, यहाँ पे जो नीचे में इक्वेशन दिया गया है ये सेम यही इक्वेशन दिया गया था एंड यहाँ पे पूछा गया था कि आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम अगर जीपीपी में से रेस्पिरेशन लॉस को माइनस कर दे तो जो आपको मिलेगा वो रहेगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो बड़ा इजी कंसेप्ट है। और देखिए ये एक पैराग्राफ में से ही 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। यहाँ पे 21 का भी क्वेश्चन है, 2020 सॉरी रेस्पिरेशन लॉस, दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम 2021। ये 2021 का क्वेश्चन था एंड 2020 में आपको पूछा गया था अबाउट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2020 में। तो यू कैन सी एवरी ईयर 2020 में यहाँ से क्वेश्चन है, 2021 में यहाँ से क्वेश्चन है, 2022 में भी यहाँ से क्वेश्चन है इस सेम पॉइंट से, प्रोडक्टिविटी से, एंड थोड़ा थोड़ा माइनर से डिफरेंस करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब ये वाला पॉइंट जो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन है, ये पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन आई एम सेइंग, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे कि रेट पूछा है कि प्रोडक्शन पूछा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अब 2023 में। देन net primary productivity is the available biomass for the consumption to heterotrophs। क्या रहेगा, अब जो नेक्स्ट लेवल इसको कंज्यूम कर सकती है उसको हम बोल रहे हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आ जाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या रहेगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। अब जिन कंज्यूमर्स ने ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जो बायोमास बना था उस बायोमास को कंज्यूम कर लिया, ये कंज्यूम करने के बाद इनकी जो प्रोडक्टिविटी रहेगी उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये हो जाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर्स की होती है। So primary productivity depends on the plant species inhabiting a particular area. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, प्लांट स्पीशीज पे करती है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे भी करेगा, एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स पे भी करेगा। तो चलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि नहीं आया हुआ है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो आपको क्या क्या बोला गया है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, नंबर 1 प्लांट स्पीशीज, दूसरा बोला गया है आपको यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तीसरा बोला गया है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंड फोर्थ वन इज फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स। Therefore, it varies in different types of ecosystem. The annual net primary productivity of whole biosphere is approximately, ये याद रखना है, पूरे बायोस्फीयर की प्रोडक्टिविटी है 170 बिलियन टन्स एंड दैट इज अ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एंड हम ओशंस की प्रोडक्टिविटी बोलते हैं 55 बिलियन टन्स, जबकि 70% ये आपका डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग 70% सरफेस ओशन की प्रोडक्टिविटी यहाँ कम हो चुकी है। अब बेटा इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ पे आपको फिगर्स दिए गए हैं, डायरेक्टली नंबर्स या कुछ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो बन जाते हैं वो मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन इजीली बन जाता है। और यहाँ से भी पूछा गया है, ये एक PYQ में क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि बायोस्फीयर का टोटल प्रोडक्टिविटी कितना होता है, ओशन का प्रोडक्टिविटी कितना है, तो सच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। और ये भी क्वेश्चन जो आया हुआ है ये 2022 में ही है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था एंड वहाँ पर आपको ये चीज़ें पूछी गई थी। तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ आते हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन। You may have heard of the earthworm being referred to as a farmer's friend. This is so because they help in breakdown of complex organic matter as well as loosening of soil. earthworm दो काम करता है। earthworm क्या करता है, एक तो soil में जो complex matter है उसको simple में convert कर देगा so that plants उसको absorb कर सके, और दूसरी चीज़ ये सॉइल की लूजनिंग करता है, सॉइल को एरेटेड बना देता है। सो सिमिलरली इसी तरीके से और कौन काम कर रहा है, डिकम्पोजर्स काम कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, लाइक किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कर रहे हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है,
कॉम्प्लेक्स चीजें सिंपल में कन्वर्ट हो रही है। सो डेड प्लांट रिमेंट, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। Dead plant remains such as leaves, bark, flowers, dead remains of animals including fecal matter, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं detritus। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। detritus फूड चेन भी हम पढ़ते हैं। detritus फूड चेन एक अकेली ऐसी फूड चेन है जहाँ पर ये प्रोड्यूसर से नहीं शुरू होती है या ऑटोट्रॉफ से नहीं शुरू होती है detritus फूड चेन। ओके चलिए, तो detritus, ये सारे मैटर को बोला जाता है detritus, विच इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल है। द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन, हाँ, और इन स्टेप से क्वेश्चन आएगा। कौन कौन से स्टेप है? पहली स्टेप होती है फ्रेगमेंटेशन, दूसरी लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। आपको ये स्टेप्स का सीक्वेंस भी याद रखना है, सीक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1 इज फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगी लीचिंग, देन कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड लास्ट स्टेप होती है मिनरलाइजेशन। तो अब स्टेप्स को समझ लेते हैं। ये सारी स्टेप्स होती क्या है? डेट्रीवोर्स क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो इसको ब्रेक कर रहे हैं, जैसे कि अर्थवर्म, जैसे कि आपके वो सारे डिकम्पोजर जो इस कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। दे ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो पार्टिकल्स को स्मॉल डेट्रिटस को स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। देखो कितना इजी वर्ड है फ्रेगमेंटेशन। एंड बेटा यही लाइन ऐसी की ऐसी उठा के पूछी गई है नीट 2022 में कि डेट्रिटस का स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन को क्या बोला गया है, एंड दैट इज फ्रेगमेंटेशन। सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि कितना इजी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। सिर्फ आपका एक थोरो रीडिंग एंड थोरो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस चैप्टर का। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, नेक्स्ट अब नंबर 2 जो इवेंट हो रहा है दैट इज लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है कि वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दे गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। तो ये लीचिंग की प्रोसेस है। फ्रेगमेंटेशन होने के बाद जितना भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रहेगा, एंड दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो वाटर सोल्यूबल है तो वो लीच कर जाता है और वो जाकर अनअवेलेबल सॉल्ट के फॉर्म में जमा हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। देन बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्राइटस। अब जो बच जाता है ऑर्गेनिक मैटर, उनको बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम क्या करेंगे? डिग्रेड करना शुरू कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर सेल्यूलोज रहेगा तो हमको सेल्यूलोज को ब्रेक करने के लिए सेल्यूलेसिस चाहिए, पेक्टिनेसिस चाहिए, नंबर ऑफ एंजाइम्स। ये क्या करेंगे? ये सारे के सारे डेट्राइटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देंगे एंड इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, जो कि थर्ड स्टेप होती है। So it is important to note that all the above steps in decomposition operate simultaneously. अब ऐसा नहीं है कि जैसे ये सीक्वेंसिंग बोली गई है आपको तो ये बस एक प्रोसेस पहले पूरा खत्म किया जाएगा, पहले पूरा फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, देन लीचिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। स्टेप्स तो करेक्ट यही है बट साइमल्टेनियसली कहीं फ्रेगमेंटेशन भी चल रहा है, कहीं लीचिंग भी चल रही है, कैटाबॉलिज्म, सारी स्टेप्स चल रही है simultaneously on the detritus. Humification and mineralization occur during decomposition in the soil. अब यहाँ पे आपको next steps जो रहेगी 4th and 5th, they are humification and mineralization. ये क्या होगा? occur decomposition in soil. Humification leads, देखिए यहाँ एक डायग्राम भी दिया गया है, हम उसको भी समझेंगे। ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू अ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ह्यूमस पे से आपको क्वेश्चन आता है कि ह्यूमस कैसा होता है। तो ह्यूमस एक डार्क कलर्ड, ये पॉइंट याद रखना है, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी आएगा। एंड एमॉर्फस है, याद रखिए ह्यूमस एमॉर्फस होता है, ब्राउनिश ब्लैक कलर का रहेगा एंड एमॉर्फस रहेगा, दैट इज हाईली रेजिस्टेंट। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ऐसी स्टेप है जिसमें माइक्रोब्स काम नहीं करते हैं, तो वो स्टेप है ह्यूमिफिकेशन। क्योंकि ह्यूमस जो होता है ये माइक्रोब रेजिस्टेंट होता है, माइक्रोबियल एक्शन को रेजिस्ट करता है एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। यहाँ पे डिकम्पोजिशन, जब ह्यूमिफिकेशन हो जाता है तो डिकम्पोजिशन का रेट बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। पूरा के पूरा स्टेटमेंट याद रखिए बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमस वाला आपको स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग कोलॉइडल, अब अगेन और एक प्रॉपर्टी बोली गई है ह्यूमस को, आपको यहाँ एक प्रॉपर्टी बोली गई कि डार्क कलर है, दूसरी प्रॉपर्टी बोली गई कि एमॉर्फस है, देखिए तीसरी प्रॉपर्टी ह्यूमस की बोली गई कि ये कोलॉइडल होता है। बीइंग कोलॉइडल इन नेचर इट सर्व्स एज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। The humus is further degraded by some microbes and release inorganic nutrients occur by the process known as mineralization. And humus पे जो अटैक करेंगे microbes वो करेंगे लास्ट स्टेप उसकी, that is mineralization.
तो थोड़ा सा ये डायग्राम को देख लेते हैं, फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया एक प्लांट है, इस प्लांट से एक पत्ता टूट के गिर गया है, ग्रीन लीफ फॉल्स। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये इसका हो जाएगा डिग्रेडेशन की प्रोसेस शुरू हो रही है। अब कुछ इंसेक्ट्स ने खा लिया, एनर्जी कुछ चली गई, फूड वेब में चली गई है, जो एनर्जी इंसेक्ट में चली गई। देन बचा हुआ जो रहेगा इसमें सब न्यूट्रिएंट्स एंड कुछ लीचिंग की प्रोसेस हो जाएगी। लीचिंग की प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे फंगस भी ग्रो हो रहा है, देखिए इस पे डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फर्दर डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंजाई, ये सारे डिकम्पोजर्स है। एंड फाइनली जब मिनरलाइजेशन हो जाएगा तो फिर से ये प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो प्रोसेस एक साइक्लिक मैनर में यहाँ पर चल रहा है। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। डिकम्पोजिशन को आपको बहुत सारे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग स्टेप है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को कौन कंट्रोल करता है। तो पहली चीज आपको बताई गई, पहला पॉइंट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, देन क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब इनको फिर और थोड़ा सा इलाबोरेट किया गया है। इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्राइटस रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। यहाँ से बेटा 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये 2020 का भी PYQ है और 2022 में भी ये PYQ, यहाँ पर दोनों साल ये पूछा गया है, ये स्टेटमेंट यूज किया गया है 2022 एज वेल एज 2020। यहाँ बोला गया है कि अगर डेट्राइटस लिग्निन और काइटिन रिच हो तो इसका ब्रेकडाउन डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। और फास्ट कब होगा, क्विकर कब होगा, ये भी स्टेटमेंट आया है। क्विकर इफ डेट्राइटस रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर्स। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना था और इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था और ये 3-4 स्टेटमेंट वहाँ पर दिए गए थे कि कौन सा प्रोसेस डेट्राइटस या डिकम्पोजिशन के लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है। सो हमारे पास लिग्निन और काइटिन अगर रिच है तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। क्विक होने के लिए हमको क्या चाहिए, नाइट्रोजन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस चाहिए, शुगर्स चाहिए। देन टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपको बोला गया है कि यहाँ पर एक्टिविटीज सॉइल माइक्रोब्स की मैक्सिमम होती है कब, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, बिकॉज इट फेवर्स द डिकम्पोजिशन। वेराज लो टेम्परेचर एंड एनारोबाइसिस, ये क्या हो जाएगा, इसमें इनहिबिट किया जाएगा डिकम्पोजिशन को। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्योंकि PYQs भी है। रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। नेक्स्ट एस्पेक्ट पर आ जाते हैं, एनर्जी फ्लो। बेटा बहुत इजी एस्पेक्ट्स है और क्वेश्चन भी बहुत इजी पूछे जाते हैं। प्रोडक्टिविटी पे से हर साल क्वेश्चन देखने को मिला है, डिकम्पोजिशन से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आप इनको अच्छे से करिए। चलिए, एक्सेप्ट द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, यहाँ आपको एक्सेप्शन बता दिया गया है। डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को अगर हम छोड़ दें तो सन सबके लिए एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स फॉर ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन। हाँ, यहाँ भी देखो अब फैक्ट बेस आ चुका है, फिगर्स मिल रहे हैं हमको, 50% पार हमारे पास यहाँ पर है। जो जितना भी सनलाइट आ रहा है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जिसमें से लेस देन 50% इट इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है, बाकी हम फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। वी नो दैट प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। प्लांट कैप्चर 2 to 10% ऑफ पार। बेटा ये 2022 का जो मैच द फॉलोइंग था वहाँ पर ये भी इंफॉर्मेशन दी गई थी कि पार कितना परसेंट लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो यह है आपका 2 to 10%। मैच द फॉलोइंग में आपको ऐसे छोटे छोटे फिगर्स जहाँ दिए होते हैं वो ले लिए जाते हैं। एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्लांट्स फ्लोज थ्रू द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई 2 से 10% तक एनर्जी को कैप्चर किया जा रहा है, बट ये एनर्जी अगले इकोसिस्टम में अगले लेवल पर जा कैसे रही है। Flows through different organisms of an ecosystem. All organisms are dependent for their food on producers. तो हम सबके सब किस पे डिपेंड है, वी डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स, हमारी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब अगर आप हर्बीवोर हो तो आप डायरेक्टली डिपेंडेंट हो, लेकिन आप हर्बीवोर नहीं हो, आप कार्निवोर हो या अपर ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हो, तो आप इनडायरेक्टली ही सही बट आप उन प्रोड्यूसर पर ही डिपेंड हो। सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहेगा, याद रखिए, फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर्स। तो ये फ्लो कहाँ से हो रहा है, पहले सन से शुरू हुआ है, एनर्जी आई है, देन प्रोड्यूसर्स पे आई है,
प्रोड्यूसर से क्या कहाँ जा रही है, कंज्यूमर्स पे जा रही है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड सो ऑन। तो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ही फ्लो रहेगा, कभी भी एनर्जी रिटर्न सन के पास नहीं जा रही है। ओके, सो यहाँ आपको बोला गया है कि इज दिस इन कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बड़ा ही अच्छा सा फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो योर आंसर्स। तो आपकी क्या थिंकिंग है, क्या थॉट्स है, आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में बता सकते हो ये क्या हो क्या रहा है, क्योंकि आप बच्चे तो बड़ा अच्छा फिजिक्स पढ़ते हो, तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। फर्दर इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलो और भी थोड़ा सा फिजिक्स आ गया, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से भी हम इसको नहीं हटा सकते। यहाँ पे बोला गया है दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, इसके लिए इनको कांस्टेंट एनर्जी चाहिए टू काउंटर एक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड द इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस। तो यहाँ ये लाइन भी बेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अगेन दो सब्जेक्ट्स को मिक्स कर दिया गया है और बड़ी खास लाइन है। तो क्यों चाहिए हमको कंटिन्यूस सप्लाई, टू काउंटर एक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस। जो यूनिवर्स की टेंडेंसी होती है डिसऑर्डरलीनेस की, हमको इसको क्या करना है, काउंटर एक्ट करना है। द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। चलो ये तो फिर से वापस से बायोलॉजी पर आ गए, बड़ा इजी पॉइंट है। इट इज इन एन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होते हैं, हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स होते हैं। लाइकवाइज प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, यहाँ पर कौन रहेगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम में होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। और बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, दोज आर फाइटोप्लैंक्टन। पीवाई को ईयर मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर याद नहीं आ रहा है, बट दिस इज पीवाई को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन है। Okay, so you have read about the food chains and webs that exist in nature. Starting from the plants or producers, food chains or rather webs are formed such that an animal feeds on plant or on another animal and in turn is food for the another। मतलब यहाँ यही बोला गया है कि भाई एक प्लांट फूड होता है फिर एनिमल के लिए, फिर वो एनिमल फूड बन जाता है दूसरे एनिमल के लिए, तो सो ऑन हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और ये एक फॉर्म, अब आप सिंपल चेन ले लेते हो तो हम इसको फूड चेन बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा चेन कनेक्टेड हो गई तो हम उसको फूड वेब बोलेंगे। द चेन और वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। मतलब यहाँ पे क्यों बने हैं ये, इंटरडिपेंडेंसी के कारण। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉर एवर। तो किसी के पास भी वो एनर्जी रह नहीं रही है, वो एनर्जी हमेशा जा रही है, नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफर हो रही है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर हो रही है। The energy trapped by producer hence is either passed on to the consumer or the organism dies. Death of organism is the beginning of detritus food chain। तो किसी भी organism की डेथ होती है तो detritus food chain स्टार्ट हो जाएगा। detritus food chain बड़ा ही स्पेशल फूड चेन है, जो अकेला फूड चेन है, प्रोड्यूसर से शुरू नहीं होता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से शुरू नहीं होता है। All animals depend on plants for their directly or indirectly for their food needs. They are hence called consumers। तो ये सारे के सारे हो गए consumers। Also heterotrophs। consumers को हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं heterotrophs, और प्रोड्यूसर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं autotrophs। If they feed on the producers the plants they are called primary consumers। अगर वो डायरेक्टली प्लांट खाते हैं तो those will be primary consumers। एंड इफ द एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स विच इन टर्न ईट द प्लांट्स, तो हम इनको क्या बोलेंगे, दे बिकम सेकेंडरी कंज्यूमर्स। लाइकवाइज यू कुड हैव टर्शियरी कंज्यूमर्स टू। तो लेवल्स में आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, कंज्यूमर्स में आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, आप ऐसे इनको नोटेशंस दे सकते हो। ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर्स विल बी हर्बीवोर्स। लेकिन ये तो भाई पक्का है कि जो भी प्राइमरी कंज्यूमर रहेगा वो हर्बीवोर ही रहेगा। तो कुछ कॉमन हर्बीवोर के आपको नाम दिए गए हैं, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको बोला गया है मोलस्क। तो ये क्या खाते हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन्स खा लेते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स खा लेते हैं। द कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन दिस हर्बीवोर्स आर कार्निवोर्स। अब हर्बीवोर पे हमारे पास पहला क्या था बेटा, पहला लेवल हर जगह है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद हमको नेक्स्ट लेवल कौन मिल रहा है, हर्बीवोर। हर्बीवोर के बाद जो मिल रहे हैं इनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। मतलब क्या है, फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिजम्स जो हो गए, मीट ईटिंग, फ्लैश ईटिंग, इनको हम बोलेंगे कार्निवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स का नेक्स्ट लेवल हो जाता है कार्निवोर्स।
और मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवर्स, क्योंकि हमारे पास कुछ सेकेंडरी कार्निवर्स भी होते हैं। इनको सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवर। दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन प्राइमरी कार्निवर्स फॉर द फूड, अब इनको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी कार्निवर हो जाएंगे। और कंज्यूमर के टर्म में बोलना है तो ये दे विल बिकम आपका सेकेंडरी कार्निवोर क्या बन जाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ आपको बोला गया है कि एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दिया गया है, ग्रेजिंग फूड चेन इकोसिस्टम, सॉरी फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल, इकोसिस्टम नहीं फूड चेन का एग्जाम्पल दिया गया है। प्रोड्यूसर है ग्रास, ग्रास को खा लेता है गोट, गोट को खा लेता है मैन। तो यहाँ पर ग्रास इज प्रोड्यूसर, गोट इज प्राइमरी कंज्यूमर एंड मैन इज सेकेंडरी कंज्यूमर। द डेट्राइटस फूड चेन, अब डेट्राइटस फूड चेन के बारे में बेटा बताया गया है। Detritus food chain, it begins with dead organic matter. It is made up of decomposers which are heterotrophic organism, mainly fungi and bacteria. They meet the energy and nutrient requirement by degrading dead organic matter and detritus. These are also known as saprotrophs. तो ऑर्गेनिज्म जो डेड मैटर पर डिपेंड करते हैं उनको saprotrophs भी बोलते हैं, क्योंकि वो डिकम्पोज कर रहे हैं। डिकम्पोजर सिक्रीट, इनका क्या काम होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं और ये एंजाइम्स करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, सब्सिक्वेंटली यहाँ पर ये इनको एब्जॉर्ब कर ले हम, ब्रेक डाउन करने के बाद एब्जॉर्प्शन, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन विल बी एब्जॉर्प्शन। सो इन एन इकोसिस्टम जीएफसी दैट इज आपका यहाँ पर इज द मेजर कंडुइट फॉर द एनर्जी फ्लो। यहाँ पे कंडुइट यानी अगेन जो कन्वे कर रहा है इंफॉर्मेशन को, ये कौन है, जीएफसी है, और एनर्जी फ्लो करवा रहा है। As against this, in terrestrial ecosystem, a much larger fraction of the energy, a much larger fraction of the energy यहाँ पे बोला गया है, ओके, एनर्जी फ्लो, हाँ जीएफसी हम ग्रेजिंग फूड चेन जो है ये हमारा मेजर कंडुइट है एनर्जी फ्लो आपके फ्लो के लिए। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू अ डेट्रिटस फूड चेन देन थ्रू दी जीएफसी। लेकिन टेरेस्ट्रियल में आपको बोला गया कि जीएफसी से भी ज़्यादा यहाँ पर कैसे जा रहा है, डेट्रिटस फूड चेन से जा रहा है। डेट्रिटस फूड चेन मे बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल्स, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो डेड डिकेइंग मैटर है उसको एब्जॉर्ब ग्रासेस कर लेंगे, अगेन ये ग्रेजिंग फूड चेन में इंटर कर जाएगा, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ डीएफसी आर प्रे टू जीएफसी एनिमल्स, मतलब आपका डेट्राइटस फूड चेन के जो मेंबर्स है ये किन के लिए प्रे है, ग्रेजिंग फूड चेन के एनिमल्स के लिए। एंड इन अ नेचुरल इकोसिस्टम सम एनिमल्स लाइक कॉकरोचेस, एग्जाम्पल भी दे दिया गया, क्रोज एक्सेट्रा आर ओमनिवर्स। ओमनिवर्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट और एनिमल दोनों को भी खाते हैं, उनको ओमनिवर्स, मतलब वो हार्बीवर्स भी है और कार्निवर्स भी है। दिस नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स मेक अ फूड वेब। अब जब इतने सारे कनेक्शंस हो जाते हैं हम इनको बोलते हैं फूड वेब। सो हाउ वुड यू क्लासीफाई ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स किस कैटेगरी में आएंगे, क्या आएंगे, आप ये बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई अ प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग और इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप। अब इनका फीडिंग रिलेशनशिप क्या है उसके हिसाब से इनको पोजीशन दिया जाएगा बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड। ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन दैट इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। बेटा ये जितना भी पार्ट है ना, दिस इज कम्प्लीटली इंट्रोडक्टरी पार्ट, यहाँ से एज सच कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नहीं, एक्सेप्ट अगर आप डेट्रिटस फूड चेन को अलग कर दें। एंड दूसरा बहुत ही सिंपल कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो इनमें से आपको कुछ नाम पूछ लिया जाएगा, कोई भी एक इकोसिस्टम सॉरी फूड चेन देके इस फूड चेन में प्रोड्यूसर कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है एंड सो ऑन। तो वो आप इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लो तो सफिशिएंट है, कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं। जैसे कि आपको यहाँ पे बोला गया है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन कौन आ जाए, फाइटोप्लैंक्टन आ जाता है इफ इट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल है तो ग्रासेस आ जाएंगे, ट्रीज आ जाएंगे। देन अगेन सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आ रहा है, एक्वेटिक में जूप्लैंक्टन हो गया, आपकी ग्रेजिंग फूड चेन या ग्रासेस में या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रास ऊपर है, काउ है एंड सो ऑन। सो यू कैन अंडरस्टैंड, जस्ट रिमेंबर दिस टर्म्स। यहाँ पे प्लांट हमारे पास प्रोड्यूसर है, नेक्स्ट स्टेप है प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं उनको हर्बीवोर्स बोला जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को बोला जाता है कार्निवर्स एंड आपके टर्शियरी कंज्यूमर्स को बोला गया है टॉप कार्निवर। अगेन टॉप कार्निवर जरूरी नहीं है कि हमेशा टर्शियरी कंज्यूमर ही हो, किसी फूड चेन में आपको सेकेंडरी कंज्यूमर भी टॉप कार्निवर देखने को मिल सकता है। Okay, the important point to note is that the amount of energy decreases at each successive trophic level। तो ये हमने देखा है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे 90% लॉस होता है। When any organism dies, it is converted to detritus or dead biomass,
इसको किसी भी ऑर्गेनिज्म को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डेड बायोमास में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड सर्व्स एज एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर्स. ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड्स ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर द एनर्जी डिमांड्स. तो आपको बोला गया कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लोअर ट्रॉफिक एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है. बेटा ये लाइन, ऐसी ही कुछ लाइन हमने लास्ट चैप्टर नंबर 13 में पढ़ी थी, जहाँ पे आपको बोला गया था कि ये रोल बताया गया था, एक टाइप के इंटरेक्शन का रोल बताया गया था, दैट इज प्रे प्रेडेशन. प्रिडेशन में बोला गया था कि आपको प्रिडेशन का रोल है कि ये अगली ट्रॉफिक लेवल को एनर्जी ट्रांसफर करता है. तो देखो वही बात यहाँ पे की गई है कि ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर देयर एनर्जी. मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपनी नीचे के ट्रॉफिक लेवल को प्रे बना रहा है उसको, और खुद प्रेडेटर है, तो ये एनर्जी ट्रांसफर के लिए किया जा रहा है. Each trophic level has a certain mass of living material at particular time is called standing crop. ये important point है, यहाँ से question आता है, आ सकता है, important point हो जाएगा. standing crop क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? किसी भी ट्रॉफिक लेवल में, एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल की बात करेंगे यहाँ पर, वो ट्रॉफिक लेवल कोई भी हो सकती है, वो प्रोड्यूसर हो सकता है, वो प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकता है. तो वहाँ पर जो मास ऑफ लिविंग मटेरियल है, उस मास को हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप. अब क्रॉप मतलब बेटा कुछ हमेशा प्लांट होना ज़रूरी नहीं है. अगर यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर की बात हो रही है तो स्टैंडिंग क्रॉप वो सारे एनिमल्स रहेंगे, उन सारे एनिमल्स का बायोमास रहेगा जो उन प्लांट्स को खा रहे हैं, जो हर्बीवोर्स है. So the standing crop is measured as the mass of a living organism और biomass. और the number, standing crop हम biomass के भी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं या तो नंबर के फॉर्म में भी कर सकते हैं. द बायोमास ऑफ स्पीशीज इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई. तो दो टाइप में बायोमास मेजर किया जाता है, फ्रेश बायोमास और ड्राई वेट और फ्रेश वेट. ड्राई वेट में क्या किया जाएगा, उसमें से अगर आप वाटर को एक्सक्लूड कर दे तो बचा हुआ जो वेट रहेगा दैट इज कॉल्ड द ड्राई वेट. ये हो गया अबाउट दी बायोमास. मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि हम वेट या फ्रेश वेट की जब बात करते हैं तो उसमें वाटर भी आ जाता है, तो हमारे पास ड्राई वेट ज़्यादा एक्यूरेट होता है. अब ये आपको क्वेश्चन पूछा गया वाई, क्यों हो सकता है? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग है. तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आप बायोमास, अगर हम फ्रेश वेट ले तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग या प्रॉपर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा. इंस्टेड इफ वी आर टेकिंग द ड्राई वेट हम एक एग्जैक्ट कंपैरिजन दे सकते हैं. द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लोज 10% लॉ. जब भी बात की तो बहुत ज़्यादा इसमें आपके पास ट्रॉफिक लेवल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास 10% लॉ है. हर स्टेप में एनर्जी 10% आगे जा रही है, 90% लॉस हो रहा है. ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल इन द नेचर. इट इज पॉसिबल टू हैव सो मेनी लेवल्स, जैसे कि प्रोड्यूसर है, हर्बीवोर है, प्राइमरी कार्निवोर है, सेकेंडरी कार्निवोर है, इन दी ग्रेजिंग फूड चेन. यहाँ एक ग्रेजिंग फूड चेन का आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, देन सेकेंड ट्रॉफिक लेवल एंड सो ऑन, यू कैन गो थ्रू इट. चलिए ये हो गया हमारा अबाउट दिस फूड चेन या ट्रॉफिक लेवल्स. एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है हमने ये पॉइंट समझ लिया है. देन नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल पिरामिड्स. बट इकोलॉजिकल पिरामिड से बहुत बारी क्वेश्चन आता है, बहुत सारे. फूड चेन से आपको ज़्यादा, आपको या एनर्जी फ्लो वाले पॉइंट से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन मिलेगा नहीं. सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, एनर्जी फ्लो 10% होता है हर एक ट्रॉफिक लेवल में, ऐसे कुछ सिंपल से पॉइंट. बट इकोलॉजिकल पिरामिड, यहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के टाइप कौन सा अपराइट है, कौन सा न्यूमेरिकल है, इस टाइप पे बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं. यहाँ पे 21 का क्वेश्चन पूछा गया है पिरामिड्स पे, कौन कौन से टाइप के पिरामिड्स है, कौन सा पिरामिड के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है, लाइकवाइज. तो हम देखते हैं पिरामिड्स होते क्या हैं. यू मस्ट बी फैमिलियर विद द शेप ऑफ पिरामिड. हमको पता है पिरामिड ऐसे कुछ ट्रायंगुलर शेप का होता है. द बेस ऑफ द पिरामिड इज ब्रॉड. यहाँ पे आपको बेस दिख रहा है, ये ब्रॉड है. एंड जैसे जैसे आप अपेक्स पे जाओगे तो ये छोटा होता जाएगा. वन गेट्स अ सिमिलर शेप वेदर यू एक्सप्रेस फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे बोला गया है कि अब जब हम ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ बोला जाता है कि सबसे नीचे का जो लेवल होता है ट्रॉफिक लेवल, अगर एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी है. देन जैसे पिरामिड का शेप छोटा छोटा होता जा रहा है, वैसे हर एक स्टेप में एनर्जी भी कम होती जा रही है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड पिरामिड्स.
सो दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर। पिरामिड्स की ये जो हम रिलेशनशिप है या पिरामिड हम जो बोल रहे हैं कौन कौन से फॉर्म में ले सकते हैं, हम नंबर के फॉर्म में ले सकते हैं, बायोमास के फॉर्म में ले सकते हैं, एनर्जी के फॉर्म में ले सकते हैं। 3 फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर और द प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल। बेस क्या रहेगा, हमेशा प्रोड्यूसर रहेगा या तो फिर प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल रहेगा, और अपेक्स क्या रहेगा, जो टॉप कंज्यूमर रहेगा उसको हम अपेक्स बोलेंगे। द 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स दैट आर यूजुअली स्टडीड, हमारा पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास एंड तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो यहाँ जरा देख लेते हैं, आपको एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि पिरामिड ऑफ नंबर आपको फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, कौन से इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स क्या हो जाएंगी, वहाँ की सारी ग्रासेस हो जाएगी। तो आपको देखिए ग्रासेस का नंबर बहुत ज़्यादा है, इसलिए बेस यहाँ बहुत ब्रॉड हो गया। ओनली 3 top carnivores are supported in an ecosystem based on the production of nearly 6 million plants। तो यहाँ देखिए ऑलमोस्ट 6 मिलियन प्लांट्स है, और इस पे जो डिपेंड कार्निवोर्स है सिर्फ 3 कार्निवोर बोले गए थे। तो यू कैन सी कितना नंबर लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है बेटा, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी लॉस हो रही है। तो ये इतने प्लांट्स की एनर्जी सिर्फ 3 टॉप कार्निवोर्स तक यहाँ पर पहुंच रही है। देन नेक्स्ट आपको दिया गया है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में भी आप देख सकते हो एक शार्प डिक्रीज हुआ है बायोमास में। ड्राई वेट केजी पर मीटर स्क्वायर में लिया गया। जो प्रोड्यूसर्स थे इनका ड्राई वेट था 809 केजी पर मीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट लेवल का था 37, उससे नेक्स्ट लेवल का हो गया 11, एंड देखिए टॉप कार्निवोर में ये सिर्फ 1.5 केजी पर मीटर स्क्वायर हो चुका है। चलिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टेड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का पिरामिड है, जहाँ से बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सारी, मतलब आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट हर 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल ऑल्टरनेटिव में आया हुआ है। दैट इज इन्वर्टेड पिरामिड, क्योंकि ये बड़ा खास पिरामिड हो गया है, इन्वर्टेड है। आप देखिए यहाँ पे इस पिरामिड का बेस छोटा सा है, अपेक्स बड़ा है, इसलिए हम इसको इन्वर्टेड पिरामिड बोलते हैं, और बड़ी स्पेशल कंडीशन में मिलता है ये। इन्वर्टेड पिरामिड आपको कब मिलेगा, जिसमें बायोमास प्रोड्यूसर का सबसे कम है, यहाँ पे प्रोड्यूसर से फाइटोप्लैंक्टन, एंड ये सपोर्ट कर रहे हैं एक्सटेंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टन को। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर बायोमास बढ़ता जाएगा, और ये आपको देखने को मिलता है इन दी एक्वाटिक इकोसिस्टम ओनली, जहाँ पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स का नंबर बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन बायोमास अगर उनका देखते हैं तो ये बहुत छोटा हो गया। तो इन्वर्टेड पिरामिड किस चीज़ में देखने को मिलेगा आपको, बायोमास में। कहाँ पर, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एंड और एक चीज़ आपको याद रखना है, चलिए नंबर का भी आपको मिल सकता है इन्वर्टेड पिरामिड, कोई इशू नहीं, नंबर भी ज़्यादा यहाँ हो सकता है, बट एनर्जी का पिरामिड आपको कभी भी इन्वर्टेड नहीं मिलेगा। pyramid of energy is never inverted, this is very important point, pyramid of energy is never inverted। एनर्जी पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि लोअर लेवल पर एनर्जी कम थी एंड अपर लेवल पर ज़्यादा हो गई है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, याद रखना है, इससे क्वेश्चन भी आता है, आया हुआ है और आगे भी आएगा। तो यहाँ पर आपको पिरामिड ऑफ एनर्जी दिया गया है, यू कैन सी 10% लॉ कितने अच्छे से अप्लाई हो रहा है। पहला आपको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल 10,000 जूल, देन 10% आगे गई है 1000 जूल, देन 10% गई है 100 जूल, एंड एट लास्ट 10 जूल। अब ये आगे और चला जाता तो कितना हो जाता, ये 1 जूल हो जाता अगर इसके ऊपर में लेयर होती, उसके भी ऊपर में अगर ट्रॉफिक लेवल होती तो ये 0.1 जूल हो जाता। तो कैन सी कितना डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर एनर्जी। So any calculations of energy content of biomass or numbers has to include all organisms at that trophic level. No generalizations we make will be true if we take only few individuals। तो हम सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स लेके ट्रॉफिक लेवल्स लेके हम नहीं बना सकते हैं पिरामिड्स, हमको सारा के सारा पूरा डिटेल डेटा चाहिए, तभी आप पिरामिड बना पाओगे। ऑल्सो गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल साइमल्टेनियसली, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल। तो आपको याद रखना है ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीशीज एज सच। ये कोई स्पीशीज नहीं है, ये फंक्शनल लेवल है। अ गिवन स्पीशीज में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल इन द इकोसिस्टम, यस इट इज पॉसिबल। अब सपोज एक ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर भी है, वो कॉर्निवोर भी है, तो वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल इकोसिस्टम में वो अलग है, वो खुद कुछ खा रहा है, उसको कोई खा रहा है, डिपेंड करता है कि वो कौन से फूड चेन में। फॉर एग्जाम्पल स्पैरो इज प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट सीड्स
fruits, peas and secondary consumer when it eats insect. तो अगर ये इंसेक्ट को खा रही है तो सेकेंडरी कंज्यूमर बन गई है। ये अगर सीड्स को खा रही है, डायरेक्टली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स को खा रही है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर बन गई। सो कैन यू वर्क आउट हाउ मेनी ट्रॉफिक लेवल्स ह्यूमन बींग्स फंक्शन एट इन फूड चेन? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई एम एक्सपेक्टिंग यू आंसर्स इन कमेंट बॉक्स। In most ecosystem, all the pyramids of number of energy and biomass are upright. आपको बोला गया कि most ecosystem में सारे के सारे upright होते हैं. Producers are more in number and biomass than the herbivores, and herbivores are more in number and biomass than carnivores. Also, energy at lower trophic level is always more than at higher level. There are exceptions to this generalization. अब ये एक्सेप्शन से बेटा आते हैं क्वेश्चंस कि क्या क्या एक्सेप्शन है इस जनरलाइजेशन में, कहाँ पर आपको ये नॉर्मल जो है पिरामिड का शेप ये कहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। इफ़ यू वेर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन द बिग ट्री, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड? अब ये हो गया पिरामिड ऑफ नंबर, जिसमें बिग आपका बिग ट्री क्या हो गया? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का नंबर कितना है? एक ही तो है, बिग ट्री एक ही है, बट उस पर बहुत सारे इंसेक्ट्स फीड कर रहे हैं, तो पिरामिड कैसा हो जाएगा आपका? पिरामिड ऑफ नंबर विल बी inverted, यहाँ हो जाएगा inverted. Now add an estimate of the number of small birds depending on the insects and as also the number of larger birds eating the smaller. So हमारा शेप कैसा हो जाएगा? ये आपको कुछ इन्वर्टेड शेप का पिरामिड दिखेगा। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, अभी जो बात की हमने यहाँ पर बायोमास अगर सी में बात करते हैं तो बायोमास फिशेस का ज़्यादा रहेगा, हमेशा एक्सीड करेगा फाइटोप्लैंक्टन से, जबकि फाइटोप्लैंक्टन क्या है? प्रोड्यूसर है। सो इजंट दैट अ पैराडॉक्स? हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? चलिए कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, फाइटोप्लैंक्टन जो है ये डेली वहाँ पे बनने का इनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन रेट इज़ वेरी हाई। इवन इफ देयर बायोमास इज लो, उनका प्रोडक्शन रेट बहुत हाई है, तो ये फुलफिल कर सकता है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल का डिमांड। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड। ऐसा कौन सा पिरामिड है जो कभी भी इन्वर्टेड नहीं रहेगा? दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी, PYQ है ये। ओके, because when energy flows from particular trophic level to the next trophic level, some energy is always lost as heat at each step. Each bar in the energy pyramid indicates the amount of energy present at each trophic level in a given time annually per unit area. तो ये energy हम कैसे count करते हैं? किसी भी चीज़ में आप पर यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी थी एनुअली बता सकते हो। Then however, there are certain limitations of ecological pyramid, such as it does not take into account the same species belongings to two or more trophic levels. It assumes a simple food chain, something that almost never exists in nature. It does not accommodate a food web. आपको यहाँ पे बोला गया है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या, यहाँ पे कुछ इनकी और प्रॉपर्टीज दी गई है। तो इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट सेम स्पीशीज की बात, बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉफिक लेवल्स। इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। क्योंकि हम यहाँ पर अगर प्रैक्टिकली नेचर के हिसाब से जाए तो हमको ये पिरामिड बनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। Moreover, saprophytes are not given any place in the ecological pyramids even though they play a vital role. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स में सैप्रोफाइट्स को कोई भी जगह नहीं मिली है। ओके, सो बेटा होप यू आर क्लियर विथ ऑल द पॉइंट्स एक्सप्लेन हियर। आपको सारे पॉइंट्स समझ आ चुके हैं यहाँ पर। अगर आपको समझ आ गए हैं तो आप यहाँ पर वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सो दैट सारे लोग ये समझ सके, आपके फ्रेंड्स भी समझ सके, सारे नीट एस्पायरेंट समझ सके। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई विल शेयर लिंक हियर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर नेक्स्ट वीडियो टू। तो आप कंटिन्यू दोनों वीडियोस भी देख सकते हो। सिमिलरली इसी तरीके से हम बचे हुए पॉइंट्स भी देख लेंगे, समझ लेंगे विथ PYQs एंड एवरीथिंग। थैंक यू।